आइए अब सुनते हैं अध्याय 7। शीर्षक है मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। और अब प्रस्तुत है पाठ। अध्याय 7, मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। अध्याय 1 में आप पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था। लेकिन समय के साथ उसने नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन, घर बनाने, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास किया। इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। बस्तियां वे स्थान हैं जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। बस्तियों का विकास नदी या घाटियों के निकट हुआ क्योंकि वहां पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था एवं भूमि उपजाऊ थी। व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गईं। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। क्या आपको सिंधु, टिग्रिस, नील एवं ह्वांग-ही नदियों के किनारे विकसित हुई सभ्यताओं के नाम याद हैं? बस्तियां स्थायी या अस्थायी हो सकती हैं। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं, उन्हें अस्थायी बस्तियां कहते हैं। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। वे आखेट, संग्रहण, स्थानांतरी कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज स्थायी बस्तियां हैं, इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। इसी पृष्ठ पर एक बॉक्स और बॉक्स का शीर्षक है क्या आप जानते हैं? वे स्थान जहां भवन अथवा बस्तियां विकसित होती हैं उसे बसाओ स्थान कहते हैं। आदर्श बसाओ स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं इस प्रकार होनी चाहिए। पहला, अनुकूल जलवायु। दूसरा, जल की उपलब्धता। तीसरा, उपयुक्त भूमि। और चौथा, उपजाऊ मिट्टी। इसी पृष्ठ पर चित्र संख्या 7.1 है जिसमें एक मानव बस्ती का चित्र दिया गया है। हम देख सकते हैं कि पृष्ठभूमि में पहाड़ हैं। पहाड़ के नीचे समतल मैदान और उसके बाद एक नदी बहती हुई दिखाई गई है जिसमें नौका भी चल रही है। पृष्ठ संख्या 48। मैरी का जन्मदिन था। केक काटने के लिए वह अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरकार थकी, खांसती और हांफती हुई गुरप्रीत पहुंची। उसने बताया कि अत्यधिक यातायात जाम था। मैरी की मां मिसेस थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपाकर गहरी सांस भरी। ओह, हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रसाद हाल ही में गांव से आया था। उसने पूछा, शहरों में इतना प्रदूषण तथा यातायात जाम क्यों होता है? शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, मैरी के पिता मिस्टर थॉमस ने कहा। मैरी ने पूछा, तब लोग शहर क्यों आते हैं? उसकी मां ने उत्तर दिया, वे यहाँ नौकरी, बेहतर शिक्षा एवं चिकित्सकीय सुविधा की तलाश में आते हैं। मैरी ने फिर पूछा, यदि इतनी संख्या में लोग शहर में आते रहेंगे तो ये सारे लोग कहाँ रहेंगे? मिस्टर थॉमस ने कहा, यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियां एवं अवैध कब्जे वाली बस्तियां दिखाई देती हैं, जहां लोग भीड़ भाड़ एवं अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियों में रहते हैं। शहरों में जल एवं विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या है। प्रसाद ने कहा, हमारे गांव में बड़े सिनेमाघर, अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल एवं अच्छे अस्पताल नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि एवं सांस लेने के लिए ताज़ी हवा मिलती है। जब मेरे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर के अस्पताल में लाना पड़ा था।
अभी पढ़े गए संवाद से बस्तियों के दो विभिन्न चित्रण हमारे सामने आते हैं। ग्रामीण एवं शहरी बस्तियां। गांव ग्रामीण बस्ती होती है जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती है। सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं। चित्र संख्या 7.2 में सघन बस्तियों का एक चित्र दिखाया गया है, जिसमें ऐसा दिखाई पड़ता है मानो सारे घर आपस में जुड़े हुए हैं। प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगल एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। आप प्रकीर्ण बस्तियों का चित्र संख्या 7.3 में देख सकते हैं, जो इसी पृष्ठ पर है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं। जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है, वहां ऊंचे प्लेटफॉर्म तथा स्टिल्ट पर घर बनाए जाते हैं। ये आप चित्र संख्या 7.4 में देख सकते हैं। पृष्ठ संख्या 49। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं, जिनकी छतें फूस की बनी होती हैं। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंक, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का उपयोग घर बनाने में किया जाता है। नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उससे बड़ी बस्तियां होती हैं। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। आप अपने राज्य के कुछ गांवों, नगरों एवं शहरों के नाम लिखिए। पृष्ठ संख्या 49। इसी पृष्ठ पर हम चित्र संख्या 7.4 देख सकते हैं, जिसमें स्टिल्ट पर बने हुए मकान दिखाए गए हैं। अब आइए चलते हैं पाठ में। परिवहन। परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे एवं अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। इसे हम चित्र संख्या 7.5 में देख सकते हैं, जो चित्र यहीं पर दिया गया है, और इस चित्र का शीर्षक है यातायात के साधन के रूप में घोड़ा गाड़ी। एक और चित्र यहाँ पर दिया गया है, और वो चित्र है इग्लू का, और इसका वर्णन इस प्रकार से है। आप बर्फ से बने आवास कहाँ पाते हैं? उन्हें कौन बनाता है और वे क्या कहलाते हैं? आपको इसका उत्तर मिल चुका है, ये इग्लू कहलाते हैं। इसी पृष्ठ पर एक बॉक्स नीचे, और उसके बाद हम पाठ में चलेंगे, और इस बॉक्स का शीर्षक है आओ कुछ करके सीखें। परिवहन के उन साधनों की एक सूची बनाएं जिनका उपयोग आपकी कक्षा के छात्र स्कूल आने के लिए करते हैं। और अब पाठ। हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल एवं ऊंट का उपयोग किया जाता है। दक्षिणी अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग से या थलीय मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत बना दिया है। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का समय लगता है। इसी प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा की बचत करते हैं। पृष्ठ संख्या 50। परिवहन के 4 मुख्य साधन हैं: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग एवं वायु मार्ग। एक बॉक्स यहाँ पर, और बॉक्स का शीर्षक है क्या आप जानते हैं? भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग हैं। भारत में एक्सप्रेसवे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। अब आइए सुनते हैं पाठ। सड़क मार्ग।
कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग सड़क हैं। सड़कें पक्की एवं कच्ची हो सकती हैं। चित्र संख्या 7.6 एवं 7.7 में आप कच्ची और पक्की दोनों सड़कों के चित्र को देख सकते हैं। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है। मरुस्थलों, वनों एवं ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई हैं। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग या सबवे कहते हैं। फ्लाईओवर उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। रेल मार्ग रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया है। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और भी तीव्र हो गई है। मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला है। उन्नत प्रौद्योगिकीय कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है, लेकिन इनकी संख्या काफी कम है। भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांति विकसित है। यह एशिया में सबसे बड़ा है। इसी पृष्ठ 50 पर अंत में एक बॉक्स और बॉक्स का शीर्षक है, क्या आप जानते हैं? ज़ाइनिंग से ल्हासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। और यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें ज़ाइनिंग से ल्हासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का चित्र है। पृष्ठ संख्या 51। सबसे पहले एक बॉक्स। क्या आप जानते हैं ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। और यहाँ ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का एक मानचित्र दिया हुआ है, और जो हम देख सकते हैं सेंट पीटर्सबर्ग से और व्लादिवोस्तोक तक ये एक बहुत लंबा रेल मार्ग है। और इसके अंदर आने वाले स्टेशंस इस प्रकार से हैं: सेंट पीटर्सबर्ग या लेनिनग्राद, फिर मॉस्को, फिर कजान, यकेरीबर्ग, उसके ट्यूमिन, ओमस्क, और उसके बाद क्रास्नोयार्स्क, और उसके बाद अंगार्स्क, फिर चिता, और उसके बाद खबरोवर्स्क, और अंत में व्लादिवोस्तोक। आइए अब सुनते हैं पाठ जल मार्ग। आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जलमार्ग का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं: अंतर्देशीय जलमार्ग एवं समुद्री मार्ग। नाव्य नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग हैं: गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील नदी। समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग पत्तनों या बंदरगाहों से जुड़े होते हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पत्तन हैं: एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजलिस, दक्षिणी अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डर्बन एवं केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी और यूरोप में लंदन। ये चित्र संख्या 7.11 में दिखाया गया है। क्या आप विश्व के कुछ और पत्तनों के भी नाम बता सकते हैं? इसी पृष्ठ 51 पर अंत में एक चित्र दिया गया है, चित्र संख्या 7.8, और इसमें अंतर्देशीय जलमार्ग का एक चित्र है। पृष्ठ संख्या 52। वायु मार्ग। 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है।
ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे एवं तूफान से कुप्रभावित होता है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दुरूह स्थानों तक पहुंच सकता है, विशेष रूप से जहां सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है। हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े एवं दवाएं बांटने के लिए एक बहुत ही उपयोगी साधन है। चित्र संख्या 7.9 में हेलीकॉप्टर का चित्र दिया हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण हवाई पत्तन हैं या हवाई अड्डे हैं दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट और काहिरा। हम ये चित्र संख्या 7.11 में देख सकते हैं। संचार। संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है। चित्र संख्या 7.10 संचार तंत्र के विकास का वर्णन करता है। संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। समाचार पत्रों, रेडियो एवं टेलीविजन के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट बहुत सहायक होते हैं। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। आज सेल्यूलर फोन के द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, अपितु इनसे हमारा जीवन अधिक सुखमय भी बन गया है। अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज एवं सिनेमा या होटल तक के लिए टिकट आरक्षित करवा सकते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों के बीच, लोगों एवं सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम एक वृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। इसी पृष्ठ पर एक बॉक्स और बॉक्स का शीर्षक है आओ करें। अंग्रेजी, हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषा के कुछ समाचार पत्रों एवं टीवी चैनलों के नाम लिखें। पृष्ठ संख्या 53। पृष्ठ संख्या 53 में एक मानचित्र दिया गया है जो चित्र संख्या 7.11 में है और इसमें विश्व के प्रमुख समुद्री बंदरगाह और हवाई पत्तनों को दर्शाया गया है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिए और इसी तरह की और कहानियों तथा किताबों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाएं बेल आइकन।